जय हिंद बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, इक्वेशंस मतलब कोई एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो किसी दो एल्जेब्रिक स्टेटमेंट्स को इक्वेट करता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशंस अपने डिग्री के हिसाब से बुलाए जाते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा टॉपिक जो है वो लीनियर इक्वेशन को डील करता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होने के साथ साथ डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। तो ये हुआ एक इक्वेशन जिसमें आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल्स है x और y और दोनों का डिग्री 1 है। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अगर जनरल फॉर्म को हम देखते हैं तो जनरल फॉर्म आता है उसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसके अंदर x और y ये दो वेरिएबल्स है जिनका डिग्री 1 है और इसके अंदर कंडीशन ये रहेगी कि इसमें a और b बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। यानी अगर a और b 0 हो जाते हैं तो फिर ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, मतलब दिस विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस इज a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बोथ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कभी एमसीक्यू में आ जाता है तो आप वहां पे लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन इस इक्वेशन में दिक्कत है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जब कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होता है तो इसका सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप x की वैल्यू अपने मन से यहाँ रखना शुरू करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा और वो जो पेयर ऑफ x एंड y रहेगी उस वैल्यू को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आप x की वैल्यू अपने मन से इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो तो आपको इनफाइनाइट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मिलेगी, जिससे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। सो विल नॉट गेट अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर वन सिंगल इक्वेशन व्हिच इज लीनियर एंड इन टू वेरिएबल्स। सो फॉर दैट रीजन हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या करता है, हमें दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकाल के देता है। तो हम ये कहेंगे कि out of the universe of infinite solutions we will get a unique solution for x and y. Therefore, to get a unique solution we always solve two equations of linear degree in two variables simultaneously. Therefore, we call this as a pair of linear equations in two variables. तो इसमें जनरल फॉर्म किस तरह से आएगा, तो पहले इक्वेशन के लिए यही इक्वेशन को हम इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन के लिए हम लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे रियल नंबर्स होते हैं और इसमें भी वही कंडीशन होगी कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इट गोज फॉर a2 एंड b2 एज वेल। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हमको ये यूनिक सॉल्यूशंस जो मिलता है, ये यूनिक सॉल्यूशन जो मिलता है वो दो इक्वेशन की बदौलत मिलता है। इसलिए जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन की जरूरत होती है तो आपको दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब इसका ग्राफिकली इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड दैट इज यूनिक, वो पता करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड जिसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड्स में हमको क्या करना होता है, हर इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। अब वो कैसे प्लॉट करोगे ये आपको आता है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी है। तो ग्राफिकली आपको क्या करना है, हर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है। शॉर्ट में अगर देखें तो सिंपल, अगर आपको एक इक्वेशन दिया है जैसे कि यहाँ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो आपको यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2y ले लेना है और यहाँ पर आप x की वैल्यू लेते चलो तो आपको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। आप एट लीस्ट 2 पॉइंट से भी काम हो जाता है, लेकिन एडवाइजेबल है कि मिनिमम 4 पॉइंट्स आप लीजिए
और उससे ज्यादा आप लो तो भी चलेगा, पर 4 में काम हो जाता है। तो 4 पॉइंट्स आप प्लॉट कर लीजिए, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आप जानते हो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और उल्टा भी होगा, वाइस वर्सा भी होगा, क्या कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल लाई ऑन दिस लाइन, एंड उसका उल्टा एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल गए। उसी तरह जो पेयर का दूसरा इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को भी आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, सेम तरीके से जैसे आपने इसको सॉल्व किया। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये दूसरी लाइन जाएगी। जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होगी एक जगह पे, तो हम ये कहेंगे कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट दोनों भी लाइन पर आता है, वो पॉइंट दोनों भी लाइंस पर आता है। इसका मतलब ये 4 और ये 2 जो x और y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज है, ये दोनों भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हुआ। इसीलिए ये ही एकमात्र सॉल्यूशन कहलाएगा उन पेयर ऑफ इक्वेशंस का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो लाइन ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसीलिए the intersection point of intersection will be called as the solutions of the pair of equation in two variables. Okay, but हम यहाँ पे देखते हैं कि जब दो लाइंस प्लॉट की जाती है तो दो लाइंस जो है वो एक प्लेन में तीन तरीके से एग्जिस्ट करती है। पेयर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट इन थ्री वेज इन अ प्लेन। पहला कि हमने देखा अगर वो इंटरसेक्ट कर दें तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि वो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, इसे हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। और तीसरी होती है पैरेलल लाइंस, जहां पे उन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं होता है, तो हम ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर आप पहले सिनेरियो को देखो तो आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, बट इन दी coincident conditions you will see every single point of line 1 lies on the line 2 as well. So again ये वही कंडीशन हो जाएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है भी तो दूर से देखने पर ये एक ही लाइन दिखाई पड़ेगी, इसलिए हम इस इक्वेशन ये वाली कंडीशन को हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं माना गया है। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जब दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। जब दोनों में कम से कम एक तो सॉल्यूशन है, एक तो कॉमन पॉइंट है, तो उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट होगी या लाइन कोइंसिडेंट होगी, तो then the equations are called as consistent equations, and when the lines will be parallel we say that the equations are inconsistent, they don't have any solutions in common. Alright, so ये हुआ ग्राफिकल। तो ग्राफिकल मेथड से अगर आपको सॉल्यूशन पता करना है, you have to plot the graph. If the lines intersect they will have unique solution, if they don't they get overlap, then they have infinite solutions, and if they don't intersect at all then we say that the equations are inconsistent, they don't have any possible solutions. Okay, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस की पेयर दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या नहीं, या इसका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा या ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट आएगा या फिर पैरेलल ग्राफ आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें ग्राफ निकालने पड़ेंगे और ग्राफ निकालने के बाद देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है या ग्राफ निकालना में थोड़ा सा टीडियस काम लगता है। सो उसके लिए हमारे पास इसका एक एल्जेब्रिक वे आउट होना चाहिए जिससे हम डायरेक्ट इक्वेशन को ऑब्जर्व करके समझ पाए कि इसके ग्राफ कैसे आएंगे। तो इसके लिए आपके सामने जो टेबल अवेलेबल है आप उसको समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन का एक पेयर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकाल लेने हैं और उनका रेशियो लेना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो आप यहाँ देख रहे हो इसका आएगा 1/3, इसका आएगा -2/4, यानी ये आ जाएगा -1/2, और ये आ जाएगा 0/-20 यानी 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तीनों भी रेशियोज एक दूसरे से बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो लाइंस आती है ये इंटरसेक्टिंग आएगी, मतलब इसका ग्राफ जो रहेगा वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। अगर इक्वेशंस में जो a1 b1 और c1 का रेशियो a2 b2 और c2 के साथ में इस तरह से आता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहेंगे
कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इसके अंदर में कोइंसिडेंट लाइंस होने की वजह से। और तीसरे केस में हम देखेंगे कि हो सकता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के साथ इक्वल हो, लेकिन उनका वैल्यू c1 अपॉन c2 से इक्वल नहीं आएगा। उस केस में हम देखेंगे कि ग्राफ जब निकालोगे तो लाइंस वहां पर पैरेलल आएगी, मतलब उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, बट टाइम पे हमें याद नहीं रहता है कि कौन सी केस में कैसा ग्राफ आएगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताता हूं जिससे आप ये कनेक्ट कर पाओगे कि कब क्या आएगा। इमेजिन करो कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो है ये पापा का काम कर रहा है, b1 अपॉन b2 जो है ये मम्मी का काम कर रहा है, और c1 अपॉन c2 जो है ये बच्चों का काम कर रहा है, चिल्ड्रन का काम कर रहा है या चाइल्ड का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, पापा का मूड है आज मूवी जाने का, पापा का मूड है मूवी जाने का। पापा घर पे आए अपने जॉब से, अपने ऑफिस से, अपने शॉप से, और उन्होंने मम्मी को कहा कि चलो आज मूवी देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, और मम्मी ने मना कर दी। मम्मी ने क्या कहा, नहीं मेरा नहीं जमेगा, घर में बहुत काम पड़े और मैं थक गई हूँ, मैं मूवी नहीं आ सकती। इसका मतलब पापा और मम्मी के व्यूज आज मैच नहीं कर रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ मूवी के लिए, क्योंकि मेरा तो मूड है। इसका मतलब मूवी देखने सॉल्यूशन क्या आया, यूनिक, एक ही पर्सन मूवी देखने के लिए गया, तो यूनिक आंसर आएगा इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और उस केस में लाइंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। केस नंबर 2, सीन नंबर 2, पापा ने कहा मेरा मूवी देखने का मूड है, मैं तो जाऊंगा, आप चल रहे हो तो बताओ। तो मम्मी ने कहा मेरा भी मूड है जाने का, मैं भी आ सकती हूँ, यानी पापा मम्मी के व्यूज मैच हो गए। लेकिन मम्मी ने कहा बच्चों से भी पूछना पड़ेगा, तो बच्चे से पूछा गया तो बच्चों ने कहा हाँ हम भी आ सकते हैं, यानी तीनों राजी हो गए। इस केस में सारे के सारे मूवी देखने चले गए, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उस केस में जो लाइंस आएगी वो कोइंसिडेंट लाइंस आएगी। केस नंबर 3, सीन नंबर 3, पापा ने कहा मेरा मूवी देखने का मूड है, पापा ने मम्मी से पूछा कि मूवी देखने के लिए चलोगे क्या। मम्मी ने कहा हाँ मेरा भी मूड है, मैं आ सकती हूँ, लेकिन बच्चों से पूछना होगा। बच्चों ने कहा कल हमारा पेपर है, एग्जाम है स्कूल में, तो हमको रिवीजन और पढ़ाई करनी है, हम नहीं आ सकते। यानी पापा मम्मी राजी, लेकिन बच्चों ने कहा हमारा नहीं जमता। अब बच्चों का एग्जाम है, मम्मी तो नहीं जा सकती। मम्मी ने कहा ठीक है, पहली बार मेरा मूड नहीं था खुद का, इसलिए आप चले गए, मैंने आपको जाने दिया, यूनिक सॉल्यूशन तब आ गया। लेकिन इस बार मेरा मूड है, बच्चों की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब बच्चे मेरे अकेले के तो है नहीं, आपके भी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी इसलिए आप भी नहीं जा पाओगे, इसलिए कोई नहीं जाएगा। उस केस में नो सॉल्यूशंस एंड लाइंस विल बी पैरेलल। समझ आया? तो अगर आप इस स्टोरी को याद रख पाते हो तो आपको ये वाली जो सिनेरियोस हैं ये सारे याद हो जाएंगे अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आया, आप इसको फिर से रिप्ले करके देख सकते हो। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड को समझ लिया, उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स पे, जहां पे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो मेथड है सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड में दो वेज है सॉल्व करने के लिए। पहला आता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आता है एलिमिनेशन। पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। देखो, क्वेश्चन में आपको जब पूछा जाए किस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। आप दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बोला है, आपने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, आंसर राइट है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि आपको जिस मेथड से पूछा गया था आपने उस मेथड से आंसर नहीं किया। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन किस मेथड से पूछ रहा है। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता यहां तक तो चॉइस आपकी होती है, आपको जिस मेथड से कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। सो लेट अस सी हाउ डू वी डू इट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर में आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकाल लेनी है किसी भी इक्वेशन से। जैसे ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
सो नाउ इट इज अप टू यू, योर ओन चॉइस कि आपको किस वेरिएबल की वैल्यू किस इक्वेशन से निकालनी है। बट अगर आप अपने काम को आसान करना चाहते हो तो कुछ टिप्स को फॉलो करोगे तो काम आसानी से हो जाएगा, करने को किसी भी वे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, पॉसिबल अगर हो तो ऐसा इक्वेशन ढूंढ लो जिसमें कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। मिल जाए तो ठीक, उसी को सिलेक्ट करो, उसी की वैल्यू निकालो उसी इक्वेशन से। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है, उस केस में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो उस केस में पॉसिबली जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उस वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन से निकालो। तो यहाँ पे मैं 1 x के बाजू में है इसलिए मैं x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 3 माइनस 2y। आई विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली तो अब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में न रखते हुए इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा। मैंने क्या कहा, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि क्या होगा, आप अदरवाइज वहीं के वहीं घूमते रह जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक वेरिएबल की। जिस इक्वेशन से निकाला उसमें ना पुट करते हुए किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे। तो मैंने 2 से वैल्यू निकाली, मैं 1 में पुट करूंगा। सो यहां मैं लिखूंगा पुट इन 1। रशिया के राष्ट्रपति कौन है, पुतिन। तो पुतिन 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा यहाँ पे 7, x के जगह पे क्या रखा जाएगा, ये वाली वैल्यू 3 माइनस 2y, और बाकी चीज जैसी की वैसी माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब आप देखोगे जो पहले 2 वेरिएबल इक्वेशन हुआ करता था, अब इसमें 1 वेरिएबल आ गया। मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, एक को हटा के हमने कोई और डाल दिया, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन की मदद से 2 वेरिएबल इक्वेशन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में किया करते थे। ओपन दी ब्रैकेट एंड सॉल्व। 7 इंटू 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 21 जाएगा उधर, ये होंगे ऐड, माइनस 14 और 15 इज 29y is equal to 2 minus 21. So minus 29y is equals to minus 19. माइनस माइनस कैंसिल, तो y is equals to आएगा 19 अपॉन 29। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई y की। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए जो कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मिल जाएगा, बट यहाँ रखने से मुझे इजीली मिल जाएगा। सो अगेन आई विल रिकॉल द नेम ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, दैट इज Putin. Putin 3. So equation 3 implies क्या आएगा यहाँ पे, x is equals to 3 minus 2, y की जगह आएगा 19 अपॉन 29, 3 माइनस 38 अपॉन 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x is equals to आपको मिलने वाला है 29 3, यहाँ पे is equal to नहीं है, हाँ यहाँ पे माइनस है। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 87 माइनस 38। ठीक है, ओके, और यहाँ नीचे आ जाएगा 29। तो x इज इक्वल्स टू 87 माइनस 38, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 29। तो x का वैल्यू आ गया 49 अपॉन 29। तो देयरफॉर सॉल्यूशन of the pair of equations, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, is equal to 49 upon 29 comma 19 upon 29। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ मल्टीपल एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंक्लूजन हमें देखने को मिलेंगे। अब फिर से ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसमें कि मुझे x का या y का कोएफिशिएंट 1 दिखाई दे। तो एज आई सेड हम फिर वो लेंगे जिसमें कोएफिशिएंट सबसे छोटा हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सबसे छोटा है 2 का। तो हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने 9 माइनस 3y कर लिया। x का वैल्यू निकालना है 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 3 कहलाएगा। और हम फिर राष्ट्रपति जी को याद करेंगे। तो पुतिन, क्योंकि हमने 1 से वैल्यू निकाली थी तो इसको 2 में पुट करना होगा, कर रहे हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाई होगा, यहाँ पे 4, x का वैल्यू आएगा 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2
प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ब्रैकेट ओपन होगा, 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम गड़बड़ी में सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को छोड़ देते हैं और रॉन्ग हो जाता है। प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6y और प्लस 6y कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा सॉल्यूशन 18 इज इक्वल टू 18। ओ ये क्या हुआ? हम चाहते थे कि यहां से y का वैल्यू कहीं से निकल जाए क्योंकि हमने x को रिप्लेस किया, बट यहां ना y है ना x है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो गौर फरमाने पर पता चलता है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वही इक्वेशंस है और यहाँ a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल आते हैं। क्यों? क्योंकि सभी का आंसर आता है यहाँ पे 1/2, 1/2। तो जब सारे रेशियोज इक्वल आते हैं तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। व्हाई? क्योंकि आप देखो कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 2 बनता है, कॉन्वर्सली अगर आप इक्वेशन 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन 1 बनेगा। तो कोई भी इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट इक्वेशंस कहते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपको कभी भी x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा, वहां आप देखोगे आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा। जब ऐसा हो तो समझ जाओ कि यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट इक्वेशंस आए हुए हैं। तो ऐसा होगा, आपको पता नहीं चलेगा जब आप सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कुछ था। तो उस केस में आप बोलोगे कि हियर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। This will be the conclusion when you solve this pair of linear equation. Alright, now moving on to the next. Next में हमें फिर से एक पेयर मिला, फिर as I said के यहाँ पे भी हमें एक डिफरेंट कंक्लूजन मिलेगा। सिंपल, फिर से सॉल्व करो। अब आप यहाँ देख रहे हो कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x इज इक्वल्स टू, ये सब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, +4 माइनस 2y। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। अगेन राष्ट्रपति पुतिन 2, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज। अब यहाँ पे x के जगह वैल्यू पुट करेंगे, 4 माइनस 2y प्लस 4y, ये 12 उधर चला जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, 4y कैंसिल, अरे 8 इज इक्वल्स टू 12 आ गया। और ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, बट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इक्वेशंस आए इसमें मम्मी पापा रेडी है लेकिन बच्चे रेडी नहीं है, तो कोई भी नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे इक्वेशन नहीं आएगा और लाइंस आएगी पैरेलल। क्योंकि यहाँ a1/a2 है, a1/a2 है b1/b2 से इक्वल, लेकिन c1/c2 से इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस वाला पार्ट आ गया। सो जब ऐसा होगा तो आप बोलोगे कि since 8 cannot be equal to 12, therefore this pair of equations will not have any common solution. That means they are inconsistent and will give parallel lines as a graphical representation. Alright, तो ये हो गया आपका substitution method। अब हम आ रहे हैं next method पे, elimination method पे। elimination method में हमको कोई एक वैल्यू को eliminate करना होगा। अब जिसको eliminate करना होगा वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के वर्ड प्रॉब्लम एज एन एग्जांपल लिया है ताकि हम स्टोरी से इक्वेशन भी बना पाए और एलिमिनेशन मेथड भी सीख पाए। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। बोल रहा है दो लोगों का इनकम का रेशियो 9:7 है। अब क्योंकि इनकम्स दो अलग अलग लोगों के हैं और वो रेशियो में दिए हैं, तो हम जानते हैं जब भी हमें रेशियो दिया रहता है हम कॉमन मल्टीपल कुछ ना कुछ लेते हैं। हम यहाँ पे x और y कॉमन मल्टीपल्स पकड़ेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं कि I1 और I2 इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन टू इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन का रेशियो 9:7 है और कॉमन मल्टीपल अगर x ले लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन का इनकम आएगा 9x रुपीज, सेकेंड पर्सन का इनकम आएगा 7x रुपीज। ओके, और उनके जो एक्सपेंडिचर्स है उनका रेशियो आपको 4:3 दिया है, मतलब E1:E2 आपको दिया है 4:3। E1 जो आएगा वो आएगा 4x, अभी कॉमन मल्टीपल हमें चेंज करना होगा क्योंकि पहले हम x ले चुके हैं,
तो अभी हमें यहाँ पे y लेना होगा, तो 4y रुपीज एक्सपेंडिचर है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड का 3y रुपीज एक्सपेंडिचर है। बोल रहा है कि दोनों भी लास्ट में मंथ के एंड में 2000 रुपए सेव करते हैं। तो सेविंग कब होगा? जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो सेविंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 माइनस E1 इज इक्वल्स टू 2000। सिमिलरली I2 माइनस E2, फर्स्ट पर सेकेंड पर्सन की इनकम में से उसका एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो भी वो 2000 रुपए का सेविंग कर लेगा। अब एक इनकम और एक्सपेंडिचर्स है कैसे? तो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y is equal to 2000. This becomes your equation number 2. Now you have to do what? You have to eliminate. Eliminate करना है। तो eliminate करना मतलब नाम में ही सारी चीजें हटा देना है किसी ना किसी को। कैसे हटाओगे? तो तभी हटेंगे जब वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होके जीरो बन जाए। जीरो तब बनेंगे जब उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो। किन दोनों के? उस वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए जिस वेरिएबल को आपने चुना है। किसको चुनना है? चॉइस आपकी है, लेकिन कुछ टिप्स है, फॉलो करोगे तो इजी जाएगा। आपको क्या देखना है? सबसे पहले उनको देखो जिनके कोएफिशिएंट्स जो है वो 1 या सेम हो। तो यहाँ पे किसी के भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है या सेम नहीं है, उनको देखो। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो उनको देखो जिनके कोएफिशिएंट्स की साइन अपोजिट हो। तो यहाँ पे वैसा भी नहीं है, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इन दोनों साइन सेम है, इन दोनों की साइन भी सेम है। तो फिर अगर साइन भी सेम हो गई है ना, तो फिर क्या? तो अब आपकी मर्जी, आपको जिसको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो। तो अभी मैं यहाँ पे y को टारगेट करके चलता हूँ, मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो आपको क्या करना है? y के दोनों इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं 4 और 3, इनका एलसीएम निकाल देना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? आता है आपको, हम ले लेंगे कि इसका एलसीएम आता है 12। तो अभी आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट को 12 कर लेना है। तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 बन जाएगा, ओके। बट अकेले को कर नहीं सकते, पूरे इक्वेशन को करना होगा। तो हमने लिखा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इम्प्लाइज। करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करो इसे 3 से। तो 3 9s are 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 3 2s are 6000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसको 12 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन को। So you write equation 2 multiplied by 4 implies, तो आएगा 7 4s are 28x minus 12y is equals to 2 4s are 8000, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है? अब आपको दो रूल्स याद रखने हैं। अगर दोनों कोएफिशिएंट्स की साइन जो है, अगर साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर साइन डिफरेंट है तो आपको ऐड करना है। याद रखने का तरीका सिंपल, S फॉर S, सेम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ सेम साइंस है दोनों की, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4। लिखो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो लिखो इक्वेशन 3 को 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000 माइनस 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। अब याद रखना, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है तो यहाँ थोड़ी जगह आपको छोड़नी होगी और सभी टर्म्स की साइन को चेंज करना होगा। अगर आप प्लस करते तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव था साइन, अब नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। अब आप देखोगे माइनस 12 प्लस 12 जीरो हो जाएगा, 27 में से 28 गए, नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव 2000 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया 2000। क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है, इसको कोई यूनिट रहता नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? y की वैल्यू निकालनी होगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में। आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो मोस्टली 1 और 2 में रखते हैं, इजीली आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में रख के y निकाल सकते हो। मैं नहीं निकालूंगा यहाँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, और इनकम में हमारा जो कोएफिशिएंट है वो x है, वेरिएबल है जो x है, और x की वैल्यू निकल चुकी है, y की मुझे जरूरत नहीं है। अगर एक्सपेंसेस पूछता तो मैं निकालता। तो अभी मैं डायरेक्ट I1 और I2 निकाल लूंगा, जो कि आएगा 9 इंटू एक्स यानी 9 इंटू 2000 विच विल बी इक्वल टू 18,000 रुपीज। तो पहले पर्सन का इनकम 18,000 रुपए पर मंथ था, और दूसरे का 7 इंटू 2000 विल गिव यू आंसर एज 14,000 रुपीज पर मंथ एज एन इनकम ऑफ द सेकेंड पर्सन।
सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, क्योंकि ये स्टोरी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर लिखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व ना करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको a1/a2 का आंसर मिलता है 1/2, b1/b2 का आंसर मिलता है 1/2 और c1/c2 इज नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ देम। ऑलराइट, सो वी से दैट मम्मी पापा राजी बट बीच में अड़ गया काजी, तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS जैसा पहले हुआ था। आप इसको सॉल्व करके देखोगे और इसको समझोगे। नोट दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऐसी जगह आप अटकोगे। ओके, नाउ वी हैव अनदर स्टोरी प्रॉब्लम ओवर हियर जो कि हमें डिस्कस करना है, क्योंकि यहीं पे आप अटकोगे सबसे ज्यादा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है डिजिट्स का, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जब भी डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए आपको यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट यूज करके पहले 2 डिजिट नंबर बना लेना है और इमीडिएटली आपको एक रिवर्स ऑर्डर करके सेकंड नंबर भी बना लेना है। उसके बाद बाकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब ऐसा करने के लिए आपको डिजिट्स के बीच में एक कंडीशन दी होगी, ठीक है, और नंबर्स के बीच में दूसरी कंडीशन दी होगी, उसको पढ़ लेना है और आपको नंबर बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखो कि 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। तो आप सब जानते हो 2 डिजिट नंबर लेट से XY अगर है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर होता 57 तो मैं 57 लिखता भले ऐसे हूँ, लेकिन मैं पढ़ उसको 57 रहा हूँ, जो कि मुझे ऐसा लिखना होगा 50 + 7। तो ये 50 क्यों आया, क्योंकि 10th प्लेस पे है, और ये 7 ही क्यों आया, क्योंकि ये 1st प्लेस पे है। तो लिखते वक्त भले हम ऐसा लिख देते हैं 57, लेकिन पढ़ते वक्त हम 57 नहीं पढ़ते, हम उसे 57 पढ़ते हैं। उसी तरह अगर XY के फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर, ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है, तो हम इसको XY नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 10 × x 10x और इसको y, इस तरह से हम नंबर को लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर 10x + y। तो आपको ये नंबर इस तरह से ही लिखना है और इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर है, तो आपको यहाँ बोलना है कि सपोज लेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट 1st प्लेस के नंबर को आप x बुलाओ और 10th प्लेस के नंबर को आप y बुलाओ। तो जो आपका ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर आएगा वो नंबर कुछ इस प्रकार आएगा। 10th प्लेस पे क्योंकि y है तो ये 10y + x लिखा जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर करके जो न्यू नंबर बनेगा, रिवर्स नंबर या न्यू नंबर जो बनेगा वो बन जाएगा 10x + y। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो पहले 10th प्लेस पे था अब वो 1st प्लेस पे चला जाएगा और जो 1st प्लेस पे था वो अब 10th प्लेस पे चला जाएगा। इसलिए आपका सेकंड नंबर इस तरह से बनेगा 10x + y। अब क्योंकि आपके पास दो नंबर्स अवेलेबल हैं तो आपको अब कंडीशन को फिर से पढ़ लेना है। कंडीशन कह रही है कि जो नंबर है 2 डिजिट नंबर और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो दो नंबर मिले हैं उनका सम कितना है 66। तो आप बोलोगे बाय गिवन कंडीशन इन दोनों नंबर का सम 10y + x and 10x + y comes out to be 66। तो अब ये पहले आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप देखोगे 10y + y is 11y, 10x + x is 11x और यहाँ 66 आ गया। आप देख रहे हो 11 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो कर लो डिवाइड, तो आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गया x + y = 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ रीड सेकंड कंडीशन, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी मैंने कहा था पहला कंडीशन है एक दो में से एक कंडीशन नंबर्स के बीच में होगा, 2 डिजिट नंबर्स के बीच में, और एक कंडीशन डिजिट्स के बीच में होगा। तो यहाँ पर अब जो कंडीशन दी है वो डिजिट्स के बीच में दी है कि दोनों का डिफरेंस जो है ये 2 का है। अब देखिए डिफरेंस 2 का है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि कौन सा नंबर बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है। तो इस केस में दो ऑप्शंस आएंगे। तो अगर हम केस 1 की बात करें जहां पे x बड़ा है y से, x - y = कितना आ जाएगा 2। अब इसको इक्वेशन 2 मानोगे, इसको इक्वेशन 1 मानोगे और सॉल्व करोगे। हो जाने के बाद केस 2 लेना होगा। तो अभी पहले हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। एलिमिनेशन के लिए मैंने कहा सबसे पहले देखो कि किसके कोएफिशिएंट सेम है, पहला अटैक उसी पे करो। तो आप देख रहे हो x के कोएफिशिएंट्स 1 है, y के कोएफिशिएंट्स भी 1 है, तो दोनों में भी सेम सेम है। अभी किसको पकड़ोगे, तो अगर मल्टी चॉइस आपको मिल जाती है तो इसमें वो देखो किसका साइन ऑपोजिट है। तो हम देख रहे हैं y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो साइन ऑपोजिट है, तो हम इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे।
तो जब साइन ऑपोजिट होती है, डिफरेंट होती है, तो हम ऐड करते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन सेम में किया जाएगा। तो इसी से बचने के लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करनी होती है, इससे बचने के लिए हम ऑपोजिट साइन वाले को प्रीफर करेंगे। तो हमने ले लिया अपोजिट साइन वाले को। अब हम क्या करेंगे, सिंपली उनको कर देंगे ऐड। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इनको ऐड किया, ऐड में साइन चेंज करनी नहीं होती है। तो यहाँ पे y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए, आपको मिला 2x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू बन गया 4। नाउ यू कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन, सो पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 था, तो x की जगह हम 4 लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 6, तो y विल बी इक्वल टू 2। तो फिर आपका ओरिजिनल नंबर जो बन गया वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ओरिजिनल में आप क्या देख रहे हो कि x जो था 1s प्लेस पे था और y जो था ये 10s प्लेस पे था, नंबर आ गया 24। लेकिन क्योंकि ये केस 1 को लेके सॉल्व किया गया था, आपको केस 2 से सॉल्व करना होगा कि इस केस 2 में क्या होगा, x इज लेस देन y, तो डिफरेंस लेते वक्त y माइनस x इज इक्वल्स टू 2 लेना होगा। एंड नाउ दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 विल बी सॉल्व्ड अगेन लाइक दिस एंड यू विल गेट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। सो आई गेस आपका जो ओरिजिनल नंबर यहाँ बनेगा वो बनेगा 42। सो दिस इज अप टू यू टू सॉल्व, आप इसको सॉल्व करके देखोगे। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आया होगा। सो एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड हमने यहाँ पे देखी और हमने देखा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स होते कैसे हैं, उसका जनरल फॉर्म इस तरह से होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers and they should compulsorily follow these two conditions, that a1 square plus b1 square should not be equal to 0, a2 square plus b2 square should not be equal to 0। फिर हमने देखा कि सॉल्यूशंस किस तरह से निकाले जाते हैं इसके, तो एक तो ग्राफिकल मेथड से या फिर एल्जेब्रिक मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हमने देखा कि लाइंस जो आती है आइदर कंसिस्टेंट आएगी या इनकंसिस्टेंट आएगी। कंसिस्टेंट में दो होती है, एक जो लाइन होगी जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और दूसरी जो मिलेगी ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। कोइंसिडेंट लाइन को हम डिपेंडेंट लाइंस भी कहते हैं या डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। और तीसरी जो होगी वो डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट होगी, जहां पे हमें पैरेलल लाइंस मिलेगी, नो सॉल्यूशन विल बी देयर। एंड नेक्स्ट हमने देखा एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हमने दो मेथड्स देखी, एक देखी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक देखी एलिमिनेशन मेथड। तो ये था बेटा शॉर्ट बट स्वीट में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का रिवीजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, extra problems from the exercises of NCERT as well as NCERT exemplar and any other book that you might be following, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है, जम के पढ़ाई करते रहो। मैं आता हूं अगले चैप्टर के साथ आपको फिर से मिलने, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड जय हिंद। आई एम श्योर कि मैंने कोई वैल्यू आपके इन वैल्यूएबल टाइम में ऐड करी होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।